देखो कल हमने जो है एक चीज को थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज पे मजीद थोड़ी सी बात करेंगे। वजह ये है कि वो हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कार्डियक साइकिल के बाद यूँ समझे कि आपकी इस चीजों में ये जो टॉपिक है कुशिंग रिएक्शन वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, एक होता है कुशिंग रिएक्शन, ठीक है। एक होता है कुशिंग डिजीज, एक होता है कुशिंग सिंड्रोम। याद रखो कि ये तीन मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। जो कुशिंग डिजीज हैं और जो कुशिंग एक मिनट, जो कुशिंग डिजीज हैं और जो कुशिंग सिंड्रोम है, ये जो है टॉपिक हैं एंडोक्राइन पैथोलॉजी, एंडोक्राइन पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये अलग चीजें हैं, जबकि जो कुशिंग रिएक्शन है इसका ताल्लुक जो है वो आपके ब्रेन के साथ और आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के साथ और इन चीजों के साथ है। तो कुशिंग रिएक्शन को कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम अलग चीजें हैं, कुशिंग रिएक्शन अलग चीज है। अब बेसिकली कुशिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो लेट्स सपोज ये आपका स्कल है, ठीक है। आपका स्कल, आपकी खोपड़ी है। अब इसके अंदर लेट्स सपोज ये एक आर्टरी आई हुई है, जो इस स्कल के अंदर जो ब्रेन पड़ा हुआ है, ये खोपड़ी है, इसके अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज इस ब्रेन को ये एक आर्टरी है, ये ब्लड सप्लाई करती है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है आपके क्रेनियम के अंदर, आपकी खोपड़ी के अंदर, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। नॉर्मली इस तरह होता है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यहाँ पे प्रेशर है साइडों पे, ये आर्टरीज के इर्द गिर्द, ये थोड़ा होता है एज कंपेयर टू आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है। यानी जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, ये जो आर्टरी के अंदर, ये जो आर्टरीज को सप्लाई कर रही है ब्रेन को, इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है ये ज्यादा होता है सीएसएफ के प्रेशर से। जो इसके इर्द गिर्द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है ना, जो इसकी दीवारों के ऊपर लग रहा है बाहर से, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए आर्टरी जो है वो कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि देखो ये आर्टरी है ना, ये बाहर से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर, लेकिन ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू अंदर जो प्रेशर है, इसलिए ये आर्टरी कोलैप्स नहीं होती नॉर्मल हालत। लेकिन जब किसी बंदे को इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हो जाए, यानी ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो, ये जो इर्द गिर्द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसकी वजह से जो प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो इर्द गिर्द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है, इसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कहते हैं। तो अगर ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाए मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से, ये जो आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर है, अगर इससे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर, जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कहते हैं, ये ज्यादा हो जाए, तो ये आर्टरी जो है ये क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स होगी या नहीं होगी? होगी। यस सर, होगी सर। टायर टायर आपको आवाज सुनाई दे रही है? टायर मौजूद है या नहीं? सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। तो दोबारा आप समझा अभी दो नॉर्मल। नहीं, तो ये जब मैं समझा रहा था इस टाइम आपने क्यों नहीं कहा कि आवाज नहीं आ रही? सर मैंने कहा अगर ये आप खत्म करो तो फिर बता दूंगा फौरन। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपके पास? यस सर अभी आ रही हाँ मेरे के पास हम चले जाओ। कुशिंग रिएक्शन पढ़ रहे है। हैं, हम मैं उधर कुशिंग जाता हूँ। तो जाओ का ना, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। स्टार्ट करते हैं आगे। ये ब्रेन है,
ये खोपड़ी, ठीक है, स्कल। इस स्कल के अंदर ब्रेन पड़ा हुआ होता है। इस ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और इस ब्रेन को सप्लाई करने के लिए ये आर्टरी बाहर से ब्लड लेके आती है। जूम खराब है। अब अब ठीक सही है। है? ठीक है। एक दफा फिर सुनो, ये हमारी स्कल है। स्कल के अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है। ब्रेन के इर्द गिर्द जो फ्लूइड मौजूद हैं वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हैं और इस ब्रेन को ब्लड सप्लाई इस आर्टरी के जरिए से आ रहा है। इस आर्टरी के अंदर ब्लड है। ये इर्द गिर्द ब्रेन और ब्रेन में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब नॉर्मली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर या इंट्राक्रेनियल। नॉर्मल इंसान में ये जो आर्टरी के अंदर मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर, ये ज्यादा होता है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है सीएसएफ के प्रेशर से। ये जो इर्द गिर्द सीएसएफ का प्रेशर है जिसको हम इंट्राक्रेनियल, इसके बाद में इसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहूंगा। जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर से ज्यादा होता है, यानी अंदर प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर से इस आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर है। इसलिए आर्टरी खुली रहती है क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर से जो प्रेशर है, इसलिए आर्टरी खुली रहती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इंसान के दिमाग के खोपड़ी के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कहते हैं, ये ज्यादा हो जाए मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की वजह की निस्बत, तो अब जो है होता है कुशिंग रिएक्शन। अब कुशिंग रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मली तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल इंसान में कम होता है एज कम्पेयर टू मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर किसी भी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑफ सीएसएफ, जो सीएसएफ का प्रेशर था जिसको हमने इंट्राक्रेनियल प्रेशर था, ये ज्यादा हुआ। तो इसके ज्यादा होने के नतीजे में क्या होगा, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा होता है। दूसरे स्टेप में ये हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हुआ। दूसरे स्टेप में ये इतना ज्यादा हो गया कि मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से भी ये ज्यादा हो गया, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ये मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा हो गया। अब जब मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया है तो टायर बताएगा ये जो आर्टरी है ये क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी या ये कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स हो जाएंगे सर। कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि बाहर से जो ज़्यादा प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर ये ज्यादा हो गया है। तो हो बाहर गया। से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है तो ये कोलैप्स हो जाएगी। तो ये जब कोलैप्स होगी तो ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई थी ये कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। कम हो जाएगी सर, इसकी कम हो कम हो। जाएगी क्योंकि आर्टरी बंद हो गई है, कोलैप्स हो गई है। अब इसके अंदर आगे ब्लड जा नहीं रहा है, अगर जा रहा है तो बहुत थोड़ा ब्लड जा रहा है, यानी कोलैप्स्ड आर्टरी। वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो जब ये आर्टरी कोलैप्स होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेन को कम हो जाएगी। अब जब ब्लड सप्लाई टू ब्रेन कम होगी तो ब्रेन के अंदर आपके पास एक सेंटर होता है जिसको हम वाजो मोटर सेंटर कहते हैं। लेट सपोज मैं इसको ना यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ पे एक सेंटर था जिसको हम वाजो मोटर सेंटर कहते थे। इसको भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, दायरे जब सारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो इसी ब्रेन में एक एरिया है जिसको हम वाजो मोटर सेंटर कहते हैं, उसको भी ब्रेन की सप्लाई कम हो जाएगी। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाजो मोटर सेंटर, बीएमसी। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई है? समझ यस आ सर। गई है आप लोग? अब यस सर। देखो, यस। वाजो मोटर सेंटर जो है, जब वाजो मोटर सेंटर को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी
तो अब वाज़ोमोटर सेंटर से क्या होंगे? वाज़ोमोटर सेंटर से आपके पास जो है वो सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज, सिम्पैथेटिक इम्पल्सेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और वो सिम्पैथेटिक जो डिस्चार्जेज़ होंगी ये किसके पास जाएँगी? मैं आप लोगों को कल भी बताया कि वाज़ोमोटर सेंटर के पास जब ब्लड हार्ट की के पास भी सप्लाई जाएंगी और ब्लड वेसल के पास भी जाएंगी। वेजो जब कंस्ट्रक्शन कर वाज़ोमोटर जब वाज़ोमोटर सेंटर को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इंक्रीज़ सिम्पैथेटिक सिग्नल या इम्पल्सेस इंक्रीज़ सिम्पैथेटिक सिग्नल फ्रॉम vasomotor center to heart and vessels। कल मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि देखो गौर से सुनिए आप लोगों ने ये बात। ये जो अभी मैं बात करने लगा हूँ ये गौर से। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से बाहर से प्रेशर ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से ये आर्टरी कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो गई। इस ब्रेन में एक वाज़ोमोटर सेंटर वाला एरिया भी था, उसको भी ब्लड की सप्लाई कम हो गई। तो जैसे ही वाज़ोमोटर सेंटर को ब्लड की सप्लाई कम हुई, वाज़ोमोटर सेंटर से न्यूरॉन आए हुए थे, किसके पास? हार्ट के पास और ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है? हार्ट के पास और ब्लड वेसल्स, ठीक है? इनमें वाज़ोमोटर सेंटर से सिम्पैथेटिक इम्पल्सेस आना शुरू हो जाएँगी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इम्पल्सेस आना शुरू हो जाएँगे। ताहिर बताएगा कि जब सिम्पैथेटिक इम्पल्सेस हार्ट के पास आएँगी, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा सर। ज़्यादा हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसके नतीजे में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या ज़्यादा होगा? ब्लड प्रेशर ज़्यादा। एक तो हो गई ये बात, ठीक है? हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये जो ब्लड वेसल्स के पास सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस आएँगी तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएँगी? कंस्ट्रिक्टेड। तो जब ये कंस्ट्रिक्टेड हो जाएँगी तो इनके अंदर जो ब्लड जा रहा था, पहले अगर लेट्स सपोज़ इतना था ना लुमेन और अब इतना हो गया है, तो अब इतने में तंग हो गया तो अब तेज़ प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा, यानी यहाँ से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वेसोकंस्ट्रिक्शन जब होगी तो वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और हार्ट का रेट ज़्यादा हो गया इसलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ तक इस बात की समझ आई है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप लोग ये सोचो कि ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा करवाया है वाज़ोमोटर सेंटर ने? वाज़ोमोटर सेंटर की वजह से ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ है? क्योंकि वाज़ोमोटर सेंटर बेचारा ये समझ रहा था कि हार्ट सही कहीं काम नहीं कर रहा या ब्लड का वॉल्यूम लो है या ब्लड वेसल डायलेट हो चुके हैं, ये वजह है कि हमारे पास थोड़ा ब्लड आ रहा है। वाज़ोमोटर सेंटर को ये पता नहीं था कि ये तो बाहर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है ये ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ये आर्टरी कंस्ट्रिक्टेड हो गई है, इसलिए ये रास्ता तंग है, इसलिए हमारे पास ब्लड थोड़ा आ रहा है। वाज़ोमोटर सेंटर को इस चीज़ का इल्म नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि ये हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या ब्लड वेसल जो है ये डायलेट हो गए हैं, इनमें ब्लड प्रेशर थोड़ा हो गया है, इसलिए हमारे पास थोड़ा ब्लड आ रहा है। तो इसलिए ये हार्ट को और ब्लड वेसल को सिग्नल देता है, हार्ट का रेट ज़्यादा करवाता है ताकि बीपी बढ़ जाए और इस तरह यहाँ पे जो है ब्लड वेसल भी जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है ताकि आपकी जो है वो हो जाए क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए। तो देखो एक तो जब वाज़ोमोटर सेंटर से यहाँ पे सप्लाई आना शुरू हुई, तो एक काम कौन-सा हो गया कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। ज़्यादा। ज्यादा। ज़्यादा हो गया। अब आप लोगों ने गौर से सुनना है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। कभी-कभी ये इसकी वज़ह से फिर मरीज़ जो हैं वो मरीज़ की डेथ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वज़ह से। कुशिंग रिएक्शन
आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ये कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाई बीपी की वजह से बंदे की डेथ हो सकती है, बहरहाल ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ये ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके ब्रेन के अंदर लेट्स सपोज़ यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, ठीक है? ये वैसे मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सेंटर। यहाँ ये वो सेंटर है जहाँ से लंग्स के पास पैगामात जाते हैं, ठीक है? तो जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, कभी-कभी ये ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस रेस्पिरेटरी सेंटर को ये प्रेस करना शुरू कर देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो दबाव में आ जाता है और जब रेस्पिरेटरी सेंटर दबाव में आता है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर से जो लंग्स के पास नर्व्स गए हुए हैं, इन नर्व्स में जो इम्पल्सेस जा रही हैं, ये इर्रेगुलर हो जाती हैं। इर्रेगुलर पैगाम जाते हैं। तो जब इर्रेगुलर पैगाम जाते हैं, तो लंग्स आपके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ब्रीदिंग होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, इर्रेगुलर ब्रीदिंग। समझ आई है आप लोगों को या नहीं? आ गई है। ताहिर आपको समझ आई है इस चीज़ की यस सर। कि अ, वाज़ोमोटर सेंटर की स्टिमुलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ और ये ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ कि इसने ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, उसको प्रेस करना, कन्फ्यूज़ करना, तंग करना शुरू कर दिया इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो जब ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये तंग हुआ, प्रेस कर दिया गया इसको, तो इससे इम्पल्सेस जो लंग्स में जाती थी, जिनसे ब्रीथिंग कंट्रोल होती थी, ये इम्पल्सेस अब इर्रेगुलर हो जाएँगी, डिस्टर्ब हो जाएँगी, जिसकी वजह से आपकी जो रिस्पायरेशन है, जो ब्रीथिंग है, आप जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो साँस लेते हो, ये इर्रेगुलर हो जाएगी क्योंकि यहाँ से जो इम्पल्सेस आ रही हैं, वो इर्रेगुलर इम्पल्सेस आ रही हैं लंग्स के पास, तो इर्रेगुलर ब्रीथिंग हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों की बात की समझ आ गई? यस सर। तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम ये होगा कि अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि जो ब्लड प्रेशर की जो रेगुलेशन है, ब्लड प्रेशर को कौन देख रहा होता है? बायोरिसेप्टर देख रहे होते हैं ना? जी सर। संभाल के कि आप समझ में आ जाए। देखो, गौर से आप लोगों ने इसको समझना है क्योंकि ये मुझे खुद फाइनल ईयर में समझ आया था। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी फाइनल ईयर में समझ आए, आप लोगों को अभी समझ आ जाना चाहिए ये। क्योंकि ये काफ़ी सारे डार्ट्स इसकी वजह से मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की आप लोगों को इसकी वजह से जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखो, ये जो बायोरिसेप्टर्स थे अगर आप लोगों को याद हो, एआर्टिक आर्च में भी थे बायोरिसेप्टर्स और कैरोटिड साइनस में भी थे बायोरिसेप्टर, याद है आप लोगों को? जी सर। जी सर। अब देखो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है ना? जी ब्लड सर। प्रेशर ज़्यादा हो गया। देखो, ये जो ब्लड एआर्टा में जाएगा, ये ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा ना, ये ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। जी सर। तो ये जो एआर्टिक आर्च में बायोरिसेप्टर होते हैं ना, ये 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 हाई ब्लड प्रेशर को महसूस कर लेते हैं कि यार ये तो इस बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। ये जो एआर्टिक आर्च में बायोरिसेप्टर हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गया है, तो ये सिग्नल भेज देते हैं वाज़ोमोटर सेंटर को और वाज़ोमोटर सेंटर से पल्स आ जाता है हार्ट के पास कि भाई तुम अपना हार्ट रेट थोड़ा कर दो, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो, पुशिंग रिएक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो इन एआर्टिक आर्च में ब्लड बहुत प्रेशर के साथ जा रहा था। तो जो एआर्टिक आर्च के अंदर बायोरिसेप्टर हैं, इन्होंने वाज़ोमोटर सेंटर को बताया कि भाईजान ये तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो तुम कुछ करो। वाज़ोमोटर सेंटर से इम्पल्सेस आते हैं हार्ट के पास और वो उसे कहती हैं कि भाई तुम अपना हार्ट रेट स्लो कर दो ताकि बीपी कम हो जाए।
तो हार्ट रेट क्या हो जाता है? हार्ट रेट क्या हो जाता है? कम हो कम हो जाता जाती है। कम हो जाता सर है। पैरासिम्पथेटिक सिग्नल्स आएंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल आएंगी और वो हार्ट रेट को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। ये जो ट्रायड है ना, ये 3 चीजें, हाई बीपी, इर्रेगुलर ब्रीथिंग और डिक्रीज हार्ट रेट, दिस इज कॉल्ड कुशिंग ट्रायड। ट्रायड में 3 चीजें, दिस इज कॉल्ड कुशिंग ट्रायड। अब देखो, एक बंदे को सर पे जख्म लगा है, ये आखिरी बात आप लोगों ने गौर से सुनिए फिर हम आगे जाएं। एक बंदा है, वो गाड़ी से गिर गया था, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, अब उसके सर पे कोई जख्म आया है, अब वो आपके पास इमरजेंसी में लेके आते हैं। आप सबसे पहले उसके वाइटल्स देखते हो। वाइटल्स में क्या क्या आते हैं? ब्लड प्रेशर देखते हो, है। पल्स देखते हो, पल्स की इसकी हार्ट रेट कितनी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, ये 3 चीजें आप देखते हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। अब आपके पास एक पेशेंट आया, उसका एक्सीडेंट हुआ है, सर पे जख्म लगा है उसके, इमरजेंसी में आपने उसका ब्लड प्रेशर देखा तो वो हाई था, ब्रीदिंग आपने देखी तो वो इरेगुलर थी, हार्ट रेट आपने देखा तो वो कम था। फौरन आपके जहन में कौन सी चीज आई कि ये तो कुशिंग ट्रायड है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को कुशिंग रिएक्शन हुआ है। कुशिंग रिएक्शन कब होता है? जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाए। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब ज्यादा होता है? जब ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो जाए। तो इसका मतलब इसका जो सर लगा है एक्सीडेंट में, सर जब लगा है तो अंदर इसके कोई ब्लीडिंग हुई है, ब्लड बाहर निकला है। तो इस ब्लीडिंग की वजह से बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ है और इसने आर्टेरियोल्स को कंप्रेस किया है, जिसकी वजह से ये सारे स्टेप हुए हैं, पुशिंग रिएक्शन हुआ है, जिसके आखिर में ये बीपी हाई, इरेगुलर ब्रीथिंग और डिक्रीज हार्ट रेट हुआ है। ये कुशिंग ट्रायड है। दिस इज एन इमरजेंसी। समझ आई है आप लोगों को? जी सर। यस सर। तो ये आप लोगों की जान कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा। ये आपके फिजियोलॉजी में आएगा, पैथोलॉजी में आएगा, न्यूरोलॉजी में आएगा, हर जगह आएगा। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है और ये आप पेशेंट देखते हो इमरजेंसी में। तो आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी होती है, आपके पास हेड ट्रामा का एक पेशेंट आता है जिसके सर पे जख्म लगा है, जिसका सर लगा है, अब उसका हार्ट रेट या कम है, बीपी ज्यादा है, ब्रीथिंग इरेगुलर है, फौरन आपके जहन में ये चीज आ जाएगी कि इस बंदे का तो सर में जो प्रेशर है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये हाई हो गया है और इसको कुशिंग रिएक्शन हो गया है। कुशिंग रिएक्शन के नतीजे में ये जो 3 काम हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कुशिंग ट्रायड। इसकी आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? सर आगे। यस सर। क्लियर हो गया है 100%? यस सर, यस। इंशाल्लाह। ताहिर शाह आपका भी क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है। क्योंकि इससे ये सवाल ही पैदा होता है कि क्वेश्चन ना आया आपके पास, जरूर बिल जरूर सर इसका एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है। हेलो। सर एक क्वेश्चन है। सर हम्म, बीपी तो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउट भी हार्ट रेट के हार्ट रेट जरबे ये है ना सर जी। तो ये हम्म, एक साथ तो बीपी भी ज्यादा हो रहा है, तो इसके साथ तो हम्म। हार्ट रेट भी तो ज्यादा होना चाहिए था ना, एक अगर एक साथ चेक करें। हाँ, तो साथ में ये भी तो है ना कि वेसल्स की कंस्ट्रक्शन भी तो होती है ना। अच्छा। बीपी इसकी वजह से भी तो ज्यादा है ना। दूसरा ये है कि हार्ट रेट की वजह से सिर्फ ज्यादा नहीं है, जी वाज़ोमोटर सेंटर से जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज आई थी, उसने, ये तो मैंने वैसे एक आपको बता दिया, उसने ऐसे नोड को स्टिमुलेट किया था कि हार्ट रेट ज्यादा करो, और वेंट्रिकल्स की दीवारों के पास सिग्नल भेजे थे कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा करो ताकि ज्यादा ब्लड बाहर निकले, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से भी बीपी ज्यादा होता है। लेकिन सर इधर आपने आपने कहा है कि हार्ट रेट कम हो जाता है ना, ट्रायड में तो हार्ट रेट नहीं कम। नहीं, वो तो हाँ, वो तो तब होता है जब हार्ट रेट ज्यादा होने की वजह से भी बीपी ज्यादा हो और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी बीपी ज्यादा हो। तो ये बीपी इतना ज्यादा होता है कि जो बारो रिसेप्टर्स हैं, ये हार्ट रेट को कम करवा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ हार्ट रेट को कम करवाते हैं, बीपी को कम नहीं करवाते, क्योंकि बीपी सिर्फ हार्ट रेट की वजह से नहीं बढ़ा हुआ था।
ब्रोकोलिन की वजह से भी बढ़ा हुआ था, वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से भी बढ़ा हुआ था। तो इन चीजों को तो आपके बारो रिसेप्टर ने नहीं काम करवाया, बारो रिसेप्टर ने सिर्फ आपका हार्ट रेट काम करवाया। सही है, समझ आ गई। सही है। तो ये 3 चीजें जो है, पहले बीपी ज्यादा होता है और इस ज्यादा होने के नतीजे में कंपेंसेट भी क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है। जो बारो रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट रेट को कम कर देते सही है। हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो ये आप लोग जब ये दोबारा से रिवाइज करते हो तो आप लोग कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो? BRS। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये मैं बीआरएस से पढ़ा रहा हूँ। बीआरएस से बेहतरीन बुक फिजियोलॉजी के लिए और कोई भी नहीं है। आप लोगों को समझ आनी है फिजियो की तो बीआरएस से आनी है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बीआरएस से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेहरबानी करो बीआरएस की बुक लो। रोजाना मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो बीआरएस में देखो। जो चीजें बीआरएस में नहीं लिखी हुई, जो मैंने इजाफी बताई है, वो उसके ऊपर लिखो। जो डायग्राम, जो ग्राफ वगैरह मैं आपको समझाता हूँ, ये अपनी बुक के ऊपर बनाओ और अपने लिए बुक बनाओ, ताकि ये बुक आपकी थ्रू आउट एमबीबीएस और पार्ट 1 एफसीपीएस की तैयारी तक आपके काम आए। ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिम्फ, ये हमारा नेक्स्ट है। तो आप देखो बेसिकली होता क्या है हमारे पास, हमें पता है कि हार्ट से जो है एआर्टा निकलता है। ठीक है। फिर एआर्टा से जो है वो स्मॉलर आर्टरीज निकलती हैं। ये एआर्टा है। एआर्टा से ये साइडों पे स्मॉलर आर्टरीज निकल रही हैं। फिर स्मॉलर आर्टरीज से जो है ये छोटे छोटे आर्टीरियोल्स निकलते हैं। ठीक है। ये छोटे छोटे आर्टीरियोल्स निकलते हैं। ये देखो छोटे छोटे आर्टीरियोल्स निकलते हैं, ब्रांचेस। ये जो आर्टीरियोल्स हैं इनसे फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको हम मेट आर्टीरियोल कहते हैं। ठीक है। ये मेट आर्टीरियोल से फिर ये लेट सपोज मेट आर्टीरियोल है। इस मेट आर्टीरियोल से फिर छोटी छोटी कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज निकलती हैं। ये एक कैपिलरी, ये दूसरी कैपिलरी, ये तीसरी कैपिलरी, ये चौथी कैपिलरी, ये पांचवी कैपिलरी। और इस तरह फिर जो है यहाँ पे कैपिलरी से जो है फिर वेन्स होते हैं। ठीक है। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, छोटे छोटे वेन्स होते हैं। ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स फिर मिल के थोड़े बड़े वेन बना लेते हैं और इससे फिर बड़े बड़े वेन बन जाते हैं। और ये बड़े बड़े वेन मिल के फिर वेना केवा बना देते हैं और वेना केवा फिर हार्ट के पास जाता है। तो एआर्टा, एआर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से छोटे छोटे आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से छोटे छोटे मेटा आर्टीरियोल। फिर ये लेट सपोज मेटा आर्टीरियोल है तो मेटा आर्टीरियोल के बाद फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, यानी कैपिलरीज के बाद वाले, पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले। तो ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल और फिर ये। बहरहाल हमारा जो कंसर्न है वो यहाँ पर है कि ये आपके पास मेटा आर्टीरियोल है, ये मेट आर्टीरियोल है और ये आपके पास कैपिलरी। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। अब देखो ये जहाँ पे मेट आर्टीरियोल्स खत्म होती हैं और कैपिलरीज शुरू होती हैं, यहाँ पे इन आर्टीरियोल्स के इर्द गिर्द, यहाँ पे इन आर्टीरियोल्स के इर्द गिर्द मसल्स का एक बैंड होता है, स्मूथ मसल्स का एक बैंड होता है, एक गुच्छा होता है, स्मूथ मसल बैंड। और ये जो स्मूथ मसल का बैंड है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इससे यहाँ पे एक वाल्व बनता है, वाल्व, इसको हम स्पाइंस्टर कहते हैं। ठीक है। और चूंकि ये कैपिलरीज है ना, ये कैपिलरी से जस्ट पहले ये स्पाइंस्टर मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्री कैपिलरी स्पाइंस्टर। प्री मीन पहले, कैपिलरीज मीन कैपिलरीज से पहले, प्री कैपिलरी स्पाइंस्टर। समझ आई है आप लोग को या नहीं? आ गई। ये आपके पास कैपिलरीज हैं, ये मेट आर्टीरियोल हैं। मेट आर्टीरियोल जहाँ पे खत्म होते हैं और जहाँ से कैपिलरीज शुरू होती हैं, वहां पे मेट आर्टीरियोल्स के बाहर इसके इर्द गिर्द स्मूथ मसल के बैंड्स होते हैं,
जिन्होंने एक स्पाइनस्टर बनाया हुआ है, और इस स्पाइनस्टर को हम प्री कैपिलरी स्पाइनस्टर कहते हैं, क्योंकि ये कैपिलरी से पहले मौजूद है। शायद आपको समझ आई या नहीं? यस सर। अब अगर आप ये जो कैपिलरीज है ना, मैं यहाँ पे ना एक मेटा आर्टीरियोल बना देता हूँ और फिर कैपिलरीज बनाता हूँ। ये लेट्स सपोज आपके पास मेटा आर्टीरियोल है, ये आपके पास कैपिलरी। ये एक कैपिलरी हो गई। वैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे अब दूसरा रंग डाल देता हूँ। ये जो है एक कैपिलरी हो गई, ये दूसरी कैपिलरी हो गई, ये तीसरी कैपिलरी हो गई, ये चौथी कैपिलरी। तो अगर आप कैपिलरीज की दीवारों को देखो, ये कैपिलरी की दीवार, ठीक है। अगर आप कैपिलरी की दीवारों को देखो तो ये जो है ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये जो दो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान छोटा सा पोर पोर इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट, CLEFT क्लेफ्ट। ये पोर जो छोटा सा सुराख है, इसको हम इंट्रा एपिथेलियल इंट्रा एपिथेलियल नहीं, जो एपिथेलियल है एंडोथेलियल सेल्स है, इनके दरमियान जो छोटा सा सुराख है, इनको हम क्लेफ्ट, सिर्फ क्लेफ्ट कहते हैं या एंडोथेलियल क्लेफ्ट कहते हैं। ये कैपिलरी की दीवार है। इसकी दीवार कैपिलरी दो चीजों से बनी हुई है। ये दीवार है, एक इसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये, और एंडोथेलियल सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसी तरह ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी तरह ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये एंडोथेलियल, अगर मैं एक कैपिलरी ड्रा करूँ ना, सिर्फ एक कैपिलरी, ये एक कैपिलरी भी ड्रा, तो कैपिलरी जो वाल होती है, जो दीवार होती है, वो दो चीजों से बनी होती है। ये ब्लू जो है ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, और इसके बाद ये नीचे जो इसके हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जबकि अगर आप मेट आर्टीरियोल, ये जो आर्टीरियोल है, इसकी दीवार को देखो, तो मेट आर्टीरियोल के अंदर ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स के बाद क्या होते हैं? स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये चीजें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मेट आर्टीरियोल्स में आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं, मेट आर्टीरियोल की दीवारों में, जबकि कैपिलरीज की दीवारों में आपके पास स्मूथ मसल नहीं होते। कैपिलरीज की दीवारों में एंडोथेलियल सेल और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्मूथ मसल सेल्स नहीं होते। समझ आइए या नहीं आई? आ गई है। यस सर। अब ये जो लेट सपोज ये ना, मैं ये एक मेट आर्टीरियोल बना देता हूँ, टाइम ठीक है, खत्म ये हो। मेट आर्टीरियोल। चलो नेक्स्ट सेशन आप शुरू करो, नेक्स्ट लिंक मुझे सेंड करो। हमारे पास ये मेट आर्टीरियोल है, ठीक है। ये मेट आर्टिक्यूल के इर्द गिर्द जहाँ से कैपिलरी शुरू होती है, वहाँ पे प्री कैपिलरी स्पाइनस्टर है। ये कैपिलरी है। कैपिलरी की दीवारों में ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान ये जो खाली जगह है, जो सिर्फ कैपिलरीज में होती हैं, और कुछ वेन्स में भी होती हैं, बहरहाल वो हम बाद में बात करेंगे। इनको हम क्लेफ्ट कहते हैं, CLEFT, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ठीक, मेट आर्टिक्यूल, ये जब कैपिलरीज में जाता है, तो कैपिलरीज से जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह, फ्लूइड वगैरह, ये बाहर जाती हैं टिश्यूज में। ये टिश्यूज में, तो इन टिश्यूज को जो सब्सटेंसेस होती हैं, जो चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इसकी ट्रांसपोर्ट या इसकी जो एक्सचेंज होती हैं चीजों की बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, ये कैपिलरीज में होती हैं। तो अब ये जो चीजें इधर आ रही हैं, में बेसिकली आपके पास तीन तरह की चीजें हैं। एक है लाइपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लाइपिड
soluble लिपिड soluble सब्सटेंसेस में आपके पास कौन कौन आता है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, जो लिपिड soluble सब्सटेंसेस है। ये तो जो क्लेफ्ट्स हैं, ये क्लेफ्ट इनके दरमियान में इजीली निकल जाती हैं बाहर। यानी हम कहेंगे कि द लिपिड soluble substances, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, दे क्रॉस दिस मेम्ब्रेन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल हैं, दरमियान में ये डिफ्यूज होके सिंपल डिफ्यूजन से बाहर निकल के टिश्यूज में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ से डिफ्यूज होकर टिश्यूज में आ जाएगी। टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, जो प्रोड्यूस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन से ये एंडोथेलियल सेल के दरमियान में निकल के ब्लड में आ जाएगा। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसपोर्ट होती हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल। दूसरी किस्म की चीजें हैं जो वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल में दो तरह की चीजें हैं। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में दो तरह की हैं, एक स्मॉल साइज वाली और एक लार्ज साइज वाली। तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं लेकिन स्मॉल है, यानी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये ट्रेवल करती हैं आ, आ, अब स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे जैसे वाटर हो गया, वाटर खुद वाटर के मालिक्यूल, ग्लूकोज के मालिक्यूल, अमाइनो एसिड्स के मालिक्यूल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान क्लेफ्ट्स होती हैं, सॉरी नहीं, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गई है। ये जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती है ना, ये तो एंडोथेलियल सेल्स की दीवारों से ही, लेट्स सपोज ये एंडोथेलियल सेल है ना, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेट्स सपोज ये देखो ना, ये मैं कैपिलरी ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हम कहेंगे कि ये कैपिलरी की दीवारों में जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, ये इनके मेम्ब्रेन्स के थ्रू निकल के बाहर आती है, यानी यहाँ से बाहर आती है, यहाँ से बाहर आती है, यहाँ से बाहर आती है, ये एंडोथेलियल सेल्स के हो से हो के जो है ये बाहर आती है। या अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये इधर से होके अंदर जाता है। हम कहेंगे कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दे क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। कैपिलरी की दीवारों में जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनको क्रॉस करके ये बाहर जाती हैं या अंदर आती हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में अगर बात की जाए, स्मॉल साइज वो चीजें जो वाटर सॉल्युबल है लेकिन स्मॉल साइज है, जैसे वाटर, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, तो वो फिर ये जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान क्लेफ्ट हैं, यहाँ से गुजर के आती हैं बाहर। कहेंगे कि स्मॉल वाटर soluble substances such as water, glucose and amino acid, they cross the membrane by passing through the cleft between endothelial cells। endothelial cells के दरमियान में जो cleft है, इससे गुजर के ये आते हैं, ठीक है। जो लार्ज वाटर soluble substances, ठीक है, ये जाती हैं तो पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस का क्या मतलब? पिनोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो लार्ज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, पहले ये एंडोथेलियल सेल के अंदर ये फेगोसाइटोस होते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल थे उसमें इजाजत की जरूरत ही नहीं थी, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इधर आ जाते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लेकिन जो लार्ज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, पहले इनको एंडोथेलियल सेल पिनोसाइटोस करता है, फिर पिनोसाइटोसिस के बाद ये इधर इसको भेजा जाता है। समझ आई या नहीं आई? सर आ गई। यस लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रेवल करती हैं
डिफ्यूज होती हैं डायरेक्टली एंडोथेलियल सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं ये ट्रेवल करती हैं एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो क्लेफ्ट हैं इनको क्रॉस करके, जबकि जो लार्ज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं ये पहले एंडोथेलियल सेल्स में पिनोसाइटोस होती हैं, ये इनको पहले खुद लेते हैं अंदर और लेने के बाद ये इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। फर्क आया है समझ में इन तीनों का? जी सर। तायर आपको समझ आई है? यस सर। अब देखो, ये जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेस थी इसको हम क्या कहते थे? लेफ्ट। लेफ्ट। क्लेफ्ट। क्लेफ्ट, ठीक है, क्लेफ्ट। अब ये क्लेफ्ट से रिलेटेड दो जगह हैं जहाँ पे ये एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है? ब्रेन और लीवर प्लस इंटेस्टाइन। देखो, जो ब्रेन में कैपिलरी, ब्रेन में भी इस तरह की कैपिलरीज है ना, जो ब्रेन में कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज के जो क्लेफ्ट हैं, ठीक है, वहां पे इनके दरमियान ये बहुत टाइट होती हैं। यानी हम कहेंगे कि ब्रेन में जो कैपिलरीज हैं वहां पे क्लेफ्ट्स आर एक्सेप्शनली टाइट, मतलब ये बहुत टाइट क्लेफ्ट होते हैं, हर चीज इधर से गुजर के इधर नहीं जा सकती। दे आर एक्सेप्शनली टाइट। और क्योंकि ये क्लेफ्ट जो है ये एक्सेप्शनल, ये जो खाली जगह है ये बहुत टाइट होती हैं, यहाँ पे इनकी और चीजें भी मौजूद होती हैं इस तरह। बहरहाल वो हम न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखो कि ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेस है जिनको हम क्लेफ्ट कहते हैं, ये एक्सेप्शनली टाइट होती हैं। और इनके टाइट होने की वजह से वहां पे एक बैरियर, एक बाड़ बन जाती है, इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी ये ब्लड है ना, और ये इर्द गिर्द ब्रेन का टिश्यू होता है, तो ये ब्लड और ब्रेन और ब्लड के दरमियान में ये एक एक्सेप्शनली टाइट क्लेफ्ट होता है, तो ये एक बाड़ किस्म की बैरियर बन जाता है ब्लड और ब्रेन में, तो इसलिए इसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। समझ आइए आप लोगों को? जी सर। यस सर। अब लीवर और इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज हैं इनके जो क्लेफ्ट्स हैं, लिवर और इंटेस्टाइन में जो क्लेफ्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा वाइड होते हैं। यानी अगर बाकी जगहों पे क्लेफ्ट इतना है, बाकी जगहों पे जो कैपिलरीज हैं, तो लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान जो कैपिलरीज है वहां पे इतना क्लेफ्ट है। यानी हम कहेंगे इन द लिवर एंड इंटेस्टाइन द क्लेफ्ट्स आर एक्सेप्शनली वाइड एंड दिस एलो द पैसेज ऑफ बिग प्रोटीन। जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं ना, देखो आपने खाना खाया, खाना चिकन खाया, चिकन में बहुत ज्यादा प्रोटीन था, बड़े बड़े प्रोटीन आपके इंटेस्टाइन में पड़े हुए हैं, इसको आपने ब्लड में लेके आना है। तो ब्लड में अगर आपने इसको लेके आना है तो ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में ब्लड है, तो कैपिलरीज की दीवारों में जो क्लेफ्ट होते हैं ये इतने वाइड वाइड होने चाहिए ताकि ये बड़े बड़े प्रोटीन इंटेस्टाइन से इजीली अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में आ सके। तो इसलिए हम कहेंगे कि लिवर और इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज के अंदर ये जो क्लेफ्ट हैं कैपिलरीज की दीवारों में ये बहुत वाइड होते हैं एंड दिस अलाउ द पैसेज ऑफ बिग प्रोटीन। और इन स्पेशल कैपिलरीज को, कि जिनके क्लेफ्ट इतने वाइड वाइड हैं, जो कि लिवर और इंटेस्टाइन में ये कैपिलरीज मौजूद हैं, इन स्पेशल कैपिलरीज का नाम हमने खसूसी रख दिया साइनोसाइड्स। समझ नहीं आई आप लोग? सर आ गई। जो लिवर और इंटेस्टाइन की कैपिलरीज हैं तो हमने खसूसी नाम साइनोसाइड दिया हुआ है। क्यों हमने दिया हुआ है साइनोसाइड? स्पेशल कैमरेज। क्योंकि सर ये बहुत वाइड है सर, बिग प्रोटीन हाँ, इजीली मतलब पास हो सकते हैं सर, इस दोस्त भाई। ठीक है। टायर आपको समझ आ गई है? यस सर। ये इंटेस्टाइन की आपको समझ आई है कि आपने खुराक खाई है तो इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज के जो क्लेफ्ट हैं ये क्या होते हैं? खुल जाते हैं सर।
बिल्कुल नहीं जाते मेरे भाई, ये बहुत वाइड होते हैं, वाइड हो जाते हैं वाइड मतलब। वाइड हो नहीं जाते, ये होते ही वाइड हैं। समझ आइए तायर आपको? यस सर। साइनोसाइड्स किसको कहते हैं? अरे इसमें जो होता है ना साइनोसाइड में, साइनोसाइड इसमें किसको कहते हैं? साइनोसाइड कौन है, क्या है? स्पेशल केबल से है, इसमें से क्लिफ डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें से नहीं बिग नहीं, प्रोटीन। साइनोसाइड किसको कहते हैं, मुझे ये बताओ, साइनोसाइड किसको कहते हैं? ये साइनोसाइड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कौन है, किसको साइनोसाइड कहते हैं? केबल इसको कहते हैं सर। किसको? स्पेशल केबल जो होते हैं लीवर, स्पेशल कैपिलरीज, जो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? लीवर इंटेस्टाइन में। लीवर में और इंटेस्टाइन में। और ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल कैपिलरीज, हम इसको क्यों कहते हैं कि ये स्पेशल कैपिलरीज हैं? क्योंकि इसके क्लिप जो होते हैं वो वाइड होते हैं। वाइड होते हैं, वेरी गुड। और जो ब्रेन में कैपिलरीज हैं, उनके क्लेफ्ट क्या होते हैं? क्या वो भी उसके वाइड होते हैं? नहीं नहीं, वो टाइट होते हैं सर। टाइट होते हैं, इसलिए वो एक बैरियर बनाते हैं जिसको हम ब्लड बैरियर कहते हैं। बहरहाल इसकी समझ आप लोगों को आ गई। अब हमारे पास है फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस कैपिलरीज। देखो कैपिलरी से ये फ्लूइड एक्सचेंज होता है ना। अब देखो, ये ब्लड है, ब्लड से फ्लूइड जो है वो लीक होके बाहर आता है टिश्यूज में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। और टिश्यू से जो चीज दोबारा कैपिलरीज में जाती है, इसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। समझ आइए आप लोगों को? जी सर। अब ये जो फ्लूइड यहाँ से यहाँ आ रहा है, कैपिलरी से यहाँ आ रहा है या यहाँ से उधर जा रहा है, इसके लिए स्टार्लिंग जो था, एक साइंसदान था, उसने एक इक्वेशन दी हमें। उसने कहा कि जेवी, जो जेवी है ये फ्लूइड की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फ्लूइड मूवमेंट इज इक्वल टू के एफ, ये एक कांस्टेंट है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। इसके बाद पी सी माइनस पी आई माइनस पाई सी माइनस पाई आई, ये उसने एक इक्वेशन। इस इक्वेशन पे मैं मजीद बात करता हूँ, लेकिन ये इस इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आएगी किस चीज की? जे वी की, जो कि फ्लूइड की मूवमेंट है। अगर ये वैल्यू आए प्लस में, यानी ये जे वी इज इक्वल टू ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में अपने वैल्यू पुट की, जवाब प्लस में आ गया, यानी जे वी का जो जवाब वैल्यू है ये प्लस में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड है ये कैपिलरी से बाहर जा रहा है। फ्लूइड की जो मूवमेंट है ये कैपिलरी से बाहर जा रही है। और फ्लूइड जब कैपिलरी से बाहर जाता है, तायर मुझे बताएगा, इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड जब कैपिलरी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से बाहर जा रहा है। अगर इस इक्वेशन में वैल्यूज डालो और जेवी जो जवाब है वो पॉजिटिव में आ जाए, अगर जवाब नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो कहाँ हो रही है? इनटू द कैपिलरीज, यानी ब्लड ये जो फ्लूइड है ये कैपिलरी के अंदर जा रहा है, इनटू द कैपिलरीज। और इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एग्जॉशन। अब्जॉर्प्शन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? जी सर। अब आप लोगों ने ना, ये एक चीज हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। ये देखो, ये आपके पास लेट सपोज कैपिलरी है, मैं बड़ी कैपिलरी ड्रा कर देता हूँ, ठीक है? ये पीछे इसके बेसमेंट में भरे हैं, ये टिश्यू, ठीक है? और देखो चार वैल्यूज हमारे पास होती हैं। कैपिलरी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर ज़ाहिर फ्लूइड है, उस फ्लूइड की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसको मैं लिखता हूँ पीसी, यानी कैपिलरी के अंदर प्रेशर। और ये कौन सा प्रेशर है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसी तरह बाहर जो फ्लूइड निकल के टिश्यूज में जो फ्लूइड मौजूद है, जो कैपिलरी से बाहर है,
ये भी चूंकि फ्लूइड है तो इसका भी एक प्रेशर होगा, इसको मैं क्या कहूंगा? सही है। ये जो इंटरस्टिशियम है, ठीक है, इस अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, समझे बराबर ठीक ठाक है। ये जो बाहर टिश्यूज हैं इसको हम इंटरस्टिशियम भी कहते हैं, इंटरस्टिशियम। तो बाहर जो इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, इसका जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं पीआई, यानी इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड का प्रेशर, इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं। और कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड का प्रेशर, इसको भी हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। ये दो प्रेशर तो आप लोगों को समझ में आ गए। कैपिलरीज में जो फ्लूइड है जी सर। उसका जो प्रेशर है उसको हम पीसीसी से कैपिलरी, और बाहर इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है इसका जो प्रेशर होता है उसको हम पीआई, यानी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर। समझ आइए इन दोनों की? जी सर। अब इसके बाद जो है एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं अनकाटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? अनकाटिक। अनकाटिक प्रेशर। अब ये जो अनकाटिक प्रेशर है ये बेसिकली क्या है? यहाँ पे ये ब्लड के अंदर फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस यहाँ पे प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन्स। तो इस प्रोटीन्स की वजह से भी एक प्रेशर होता है जिसको हम अनकाटिक प्रेशर कहते हैं, वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चूंकि कैपिलरीज का अनकाटिक प्रेशर है तो मैं सी लिख देता हूँ। कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने पीसी लिखा। कैपिलरी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसकी वजह से एक प्रेशर है जिसको हम अनकाटिक प्रेशर कहते हैं, तो सी। इस तरह बाहर जो इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड मौजूद था, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर था वो था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल पी। और जो यहाँ पे प्रोटीन्स बाहर मौजूद है इसकी वजह से जो अनकाटिक प्रेशर है उसको मैं क्या लिखूंगा? आई, यानी इंटरस्टिशियम का अनकाटिक प्रेशर, कैपिलरी का अनकाटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक। ये चार प्रेशर आप लोगों को समझ में आ गए हैं? जी सर। शायर आपको समझाइए। यस सर। ये जो कैपिलरी के अंदर अनकाटिक प्रेशर है, यस ये सर। प्रेशर किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से सर। प्रोटीन की वजह से। तो अगर ये जो कैपिलरीज के अंदर जो अनकाटिक प्रेशर है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कोलाइडो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। कोलाइडो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसको हम कहते हैं। ये जो कैपिलरीज के अंदर अनकाटिक प्रेशर है इसको हम कोलाइडो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ये प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो हर वो कंडीशन की जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है तो अनकाटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर ज्यादा हो प्रोटीन जाएगा। ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। दायर ज्यादा। अनकाटिक आपका ध्यान कहीं और चला गया है। दायर इधर आ जाओ दोबारा। कैपिलरी के अंदर प्रोटीन है, फ्लूइड भी है, ब्लड है, ब्लड में फ्लूइड भी और प्रोटीन भी। तो जो प्रोटीन है उनकी वजह से एक प्रेशर है जिसको हम अनकाटिक प्रेशर या कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। अगर ब्लड में प्रोटीन ज्यादा होंगे तो अनकाटिक प्रेशर यानी कि कोलॉइडो ऑस्मोटिक प्रेशर ये ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन कम होंगे तो कोलॉइडो, तो जो अनकाटिक प्रेशर है जिसको हम कोलॉइडो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ये उसकी वजह से वो भी कम हो जाएगा। प्रोटीन ज्यादा होंगे, प्रेशर अनकाटिक प्रेशर ज्यादा, प्रोटीन कम होंगे, अनकाटिक प्रेशर कम। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके कैपिलरीज में या ब्लड में प्रोटीन ज्यादा हो जाती है? डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन हो गई, आपके जिस्म से बहुत ज्यादा पानी निकल गया, फ्लूइड निकल गया। तो जब यहाँ से फ्लूइड निकल गया तो फ्लूइड की निस्बत प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो जब प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हम कहेंगे कि अनकाटिक प्रेशर जो है ये क्या हो गया है? इंक्रीज ज्यादा हो गया है। जो कैपिलरीज के अंदर अनकाटिक प्रेशर ये इंक्रीज हो गया क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से जो फ्लूइड लॉस हो गया था, बंदे की कैपिलरीज में फ्लूइड कम हो गया था, तो फ्लूइड की निस्बत प्रोटीन तो ज्यादा हो गई क्योंकि प्रोटीन तो लॉस नहीं होते डिहाइड्रेशन में।
तो फ्लूइड की निस्बत में उनके प्रोटीन ज्यादा हो गए तो हमने कहा कि अनकार्टिक प्रेशर कैपिलरीज में ज्यादा हो गया। वो सिचुएशन कि जिसमें आपका अनकार्टिक प्रेशर कम हो जाता है वो कौन सी है? वो है और ब्लड आपका वॉल्यूम लेट्स सपोज माल न्यूट्रिशन। एक बंदा है वो प्रोटीन तोड़े ले रहा है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन खा ही तोड़े रहा है, तो फिर उसके ब्लड में तोड़े प्रोटीन होंगे तो अनकार्टिक प्रेशर तो कैपिलरीज में है ये क्या होगा? ज्यादा जी, कम कम होगा भाई। प्रोटीन कम तोड़े होगा। ले रहा है, ब्लड में प्रोटीन तोड़े होंगे। ताहिर आप इधर हो या कहीं गए हुए हो? सर मैं इधर हूँ। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से क्यों अनकार्टिक प्रेशर कैपिलरी में कम हो गया? क्योंकि इसमें सर वो खुराक की कमी है ना सर। माल न्यूट्रिशन का मतलब आप प्रोटीन तोड़े ले रहे हैं। यस सर। तो जब तो प्रोटीन इसकी तोड़े वजह ले से रहे हो तो ब्लड में भी प्रोटीन तोड़ा होगा, प्रोटीन यस तोड़ा सर। होगा तो जो अनकार्टिक प्रेशर है ये तो प्रोटीन की वजह से था, प्रोटीन तोड़े तो अनकार्टिक प्रेशर भी तोड़ा। यस सर। दूसरी कंडीशन जिसमें आपका अनकार्टिक प्रेशर कम हो जाता है वो है लीवर फेलियर, क्योंकि जो प्रोटीन आपके बनाता है जो फैक्ट्री है वो लीवर है। अगर किसी बंदे का लीवर फेल हो जाए, लीवर जो है वो ब्लड के अंदर प्रोटीन को ऐड करता है। अगर लीवर फेल हो जाए तो ब्लड के अंदर प्रोटीन ऐड नहीं होगी तो ब्लड के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगा, प्रोटीन की वजह से अनकार्टिक प्रेशर होता है। तो प्रोटीन अगर कम होगा तो अनकार्टिक प्रेशर कम होगा, तो लीवर फेलियर की वजह से भी अनकार्टिक प्रेशर कम होगा। तीसरी जो चीज है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो आपकी नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन की ये बोमेन स्पेस और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, ये डैशल बहरहाल नॉर्मली क्या होता है कि किडनी से यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है ना, वो फ्लूइड तो फिल्टर होता है लेकिन ये ब्लड में जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होते। ब्लड में प्रोटीन फिल्टर नहीं होते तो प्रोटीन जो है वो यूरिन में नहीं निकलते। ये एफेरेंट आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये इफेरेंट आर्टेरियोल। तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में फिल्ट्रेशन होती है, गंदा मवाद, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, फ्लूइड, वाटर, सोडियम, ये सारे फिल्टर होके इधर आ जाते हैं। लेकिन प्रोटीन यहाँ पे फिल्टर नहीं होते, प्रोटीन इधर आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे की किडनी में मसला हो जाए और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी खराब हो जाए और प्रोटीन भी फिल्टर होके इधर आना शुरू हो जाए और यूरिन में लॉस होना शुरू हो जाए तो आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन क्या हो जाएंगे, तायर हमें बताएगा। ज्यादा हो जाएंगे सर। ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे सर अगर निकल जाए। हाँ तो ये निकल रहे हैं ना फिल्टर होके, यस सर। नॉर्मली ये इधर से फिल्टर नहीं होते। लेकिन यस सर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें यहाँ पे नुकसान हो प्रोटीन। जाता है, प्रोटीन यूरिन में लॉस होते हैं, यूरिन में निकल रहे होते हैं तो ब्लड में प्रोटीन कम हो जाते हैं। तो जब ब्लड में प्रोटीन कम होंगे तो कैपिलरीज के अंदर जो अनकार्टिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। तो ये जो माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, लीवर फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इनमें कैपिलरीज के अंदर अनकार्टिक प्रेशर कम होता है क्योंकि इन तीन कंडीशन की वजह से आपके ब्लड में प्रोटीन कम हो रहे हैं। प्रोटीन कम तो अनकार्टिक प्रेशर कैपिलरीज में कम। डिहाइड्रेशन में फ्लूइड लॉस हो गया लेकिन प्रोटीन लॉस नहीं हुए, तो फ्लूइड के मुकाबले में प्रोटीन ज्यादा हो गए हैं तो इसलिए अनकार्टिक प्रेशर भी ज्यादा हो गया। समझ आइए या नहीं आई आप लोग? यस सर। यस सर। समझ। अब देखो ये जो प्रोटीन होते हैं ना ये वाटर को, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचते हैं। ये बात आप लोग एक दफा फिर सुनो, जो प्रोटीन्स होते हैं ये फ्लूइड यानी वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं। समझ आइए, ये जुमला आप लोगों ने सही सुना है? जी सर। एक दफा फ्लूइड फिर जो है ना सुनो, वाटर एक को दफा अपनी। फिर सुनो, अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब देखो, अगर मैं कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा करूं यानी पीसी ज्यादा करूं तो इसके नतीजे में फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होगी या अब्जॉर्प्शन होगी, तायर बताएगा। फिल्ट्रेशन होगी सर। फिल्ट्रेशन होगी, अंदर प्रेशर ज्यादा है तो मवाद यस ज्यादा सर। बाहर निकलेगा।
तो मैं कहूँगा कि फ़िल्ट्रेशन है। अगर मैं इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है पीआई, इसको ज़्यादा करूँ तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी, अब्ज़ॉर्प्शन होगी। अब यहाँ का फ्लूइड इधर घुसेगा क्योंकि यहाँ के फ्लूइड ब्लड का में प्रेशर ज़्यादा है, अब्ज़ॉर्प्शन। और अगर मैं कैपिलरीज़ के अंदर जो अनकाटिक प्रेशर है, अगर मैं ये ज़्यादा करूँ, ये तायर मुझे बताएगा। अगर मैं कैपिलरीज़ का अनकाटिक प्रेशर ज़्यादा करूँ, ये कैपिलरी, इस कैपिलरी, इस निशान से मतलब अनकाटिक प्रेशर। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ, अब क्या होगा? कैपिलरीज़ में अगर अनकाटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब कैपिलरीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है। तो अब यस फ्लूइड सर। बाहर निकलेगा या फ्लूइड बाहर से अंदर आएगा? अगर इधर ज़्यादा है तो ये तो बाहर निकलेगा सर। कौन बाहर सर नहीं, निकलेगा? प्रोटीन होल्ड करके एक रखेंगे मिनट, अपने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तायर बताएगा। कंफ्यूज नहीं सर होना अपने तायर। हम यस फ्लूइड सर, की बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। यस मैंने सर। कैपिलरीज के अंदर अनकाटिक प्रेशर को बढ़ा दिया है। अब फ्लूइड की मूवमेंट क्या होगी? फ्लूइड अंदर से बाहर आएगा या बाहर से फ्लूइड अंदर आएगा? बाहर से अंदर आएगा सर। क्यों? सर इधर आपने मूवमेंट बढ़ा दिया ना, प्रोटीन बाहर निकलेंगे सर। यार प्रोटीन बाहर नहीं निकलते, हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की मूवमेंट। यस सर। फ्लूइड, मैंने कैपिलरी के अंदर अनकाटिक प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कैपिलरीज में मैंने प्रोटीन बढ़ा दिए। अब कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकलेगा या बाहर का फ्लूइड कैपिलरी में आएगा? बाहर का फ्लूइड कैपिलरी में आएगा सर, क्यों? क्योंकि उधर अंदर प्रोटीन है सर, फ्लूइड तो नहीं है। हाँ, और प्रोटीन क्या करते हैं? अभी मैंने एक जुमला 3 दफा बोला था कि ये सुनो गौर से, प्रोटीन। वाटर को अपनी तरफ खींचे फ्लूइड। हाँ, तो अगर कैपिलरीज का अनकाटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी कैपिलरी में प्रोटीन ज्यादा है, तो फ्लूइड जो है वो कैपिलरी के अंदर आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन होगी। अंदर और अगर अनकाटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम में ज्यादा होगा, यानी ये जो बाहर अनकाटिक प्रेशर है, बाहर टिश्यूज में, इंटरस्टिशियम, अगर यहाँ पे अनकाटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो टायर बताएगा अब फ्लूइड किस तरफ जाएगा? अंदर से फिल्टर। बाहर, हाँ, फिल्ट्रेशन से अंदर बाहर। फिल्ट्रेशन होगी। वेरी गुड, क्योंकि प्रोटीन फ्लूइड को अपनी तरफ खींच। तो अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है तो ये आप लोग जो है वो इजीली आपने को समझ लिया है। ठीक है, इस क्लियर हो गई है? सर जी। यस सर। जी जी। सर जी जी। सर जिस तरह डिहाइड्रेशन में सर ये मतलब अनकाटिक प्रेशर में सर इफेक्ट करते हैं सर। सर अगर हम देखें सर, ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाए या पॉलीसाइथीमिया हो जाए तो उसमें कुछ हो सकता है सर? देखो पॉलीसाइथीमिया में क्या ज्यादा हो जाता है? ये सर उसमें तो सर रेड ब्लड रेड सेल ब्लड ज्यादा हो जाए, लेकिन सर अगर हाँ, हम ब्लड वॉल्यूम को फ्लूइड, देखें सर। ब्लड वॉल्यूम नहीं, आपने फ्लूइड को देख, ठीक है, आपने फ्लूइड को देखना है। तो अगर फ्लूइड ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटीन, तो प्रोटीन का प्रेशर कम हो जाएगा, अनकाटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आपने फ्लूइड निकाल दिया है, डिहाइड्रेशन कर, प्रोटीन तो नहीं निकले ना, डिहाइड्रेशन में तो सिर्फ फ्लूइड कम हो जाता है, तो फ्लूइड की निस्बत प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं, अनकाटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? कल से हम इसको मजीद इसको जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि कल नहीं तो परसों को कन्फर्म इंशाल्लाह हम ये CBS की फिजियोलॉजी हमारी खत्म हो जाएगी। आप लोग PRS की बुक लो और उसे पढ़ो। अल्लाह।